हाय एवरीवन, भारती क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हिंदी में अगर दिया गया हो तो उसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ सेंटेंसों का जो है अनुवाद हम लोगों ने किया था और कुछ बच गए थे। जो बच गए थे उनका आज हम लोग अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिखा गया है, हम बासी भोजन नहीं पसंद करते हैं। हम बासी भोजन नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कर्ता क्रिया कर्म की पहचान कर लेते हैं कि दिए गए सेंटेंस में कर्ता कौन है और क्रिया कौन है, कर्म कौन है। इसके बाद अगर कुछ और दिया गया है तो उसकी भी पहचान कर लेंगे। इसके बाद कर्ता, धन सहायक क्रिया, धनार्थ, धर्मों की क्रिया ढूंढकर इस प्लेसमेंट ऑफ वर्ड से इसका ट्रांसलेशन कर देंगे। यहाँ पे नीचे लिखा गया है, हम बासी भोजन नहीं पसंद करते हैं। कौन नहीं पसंद करता है? हम। दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या नहीं पसंद करते हैं? बासी भोजन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और पसंद करना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये नाट है। तो चलिए कर्ता के अंग्रेजी लिख देते हैं। हम लिखा गया, इसके अंग्रेजी हो जाएगा बी, ठीक है। और जब कर्ता हमारा एक वचन है, सॉरी बहुवचन है, तो सहायक क्रिया भी बहुवचन की आएगी यहाँ पे इसके साथ। तो हो जाएगा बी डू, इसके बाद नाट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब लिख देंगे लाइक, ठीक। अब देखिए बासी भोजन ये आपका ऑब्जेक्ट है। बासी भोजन की अंग्रेजी होती है स्टल फूड, बस। और कुछ दिया नहीं गया है इसलिए बस वही फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा गया है, दादी माँ, दादी माँ शाम को मसाला नहीं पीसती है। दादी माँ शाम को मसाला नहीं पीसती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए कर्ता क्रिया कर्म की पहचान कर लेते हैं। लिखा गया है, दादी माँ शाम को मसाला नहीं पीसती है। कौन नहीं मसाला पीसता है? दादी माँ। ये आपका सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। क्या नहीं पीसती है? मसाला, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पीसना आपका क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और कब? शाम को, ये टाइम हो गया। तो चलिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दादी माँ। क्या लिखेंगे? द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। अब देखिए कर्ता हमारा एक वचन है, इसमें क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया एक वचन की, दस, इसके बाद नाट लगाएंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया पीसना है तो होता है स्मैश। स्मैश मीन्स होता है पीसना, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मसाला पीसना, ठीक है। लिखेंगे द स्पाइसेस, मसाले यहाँ कर दीजिए, द स्पाइसेस, द स्पाइसेस। और शाम को बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे इन द इवनिंग, तो स्टॉप लगा देंगे। लिखा है दादी माँ शाम को मसाले नहीं पीसती है। द ग्रैंडमदर डज नॉट स्मैश द स्पाइसेस इन द इवनिंग। सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा गया है, यह अधिकारी घूस कभी नहीं लेता है। यह अधिकारी घूस कभी नहीं लेता है। तो देखिए आपका जो हम लोग अनुवाद कर रहे थे उसमें केवल नहीं पाया जाता था,
अब तक जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का हम बात कर रहे थे, उसमें वाक्यों के बीच में नहीं शब्द पाया जाता था, लेकिन अब क्या है, उसमें कभी नहीं पाया जा रहा है, कभी नहीं पाया जा रहा है। यहाँ भी कभी नहीं है, यहाँ भी कभी नहीं है, यहाँ भी कभी नहीं है, और आपका यहाँ भी कभी नहीं है। ठीक है, जब इस प्रकार का सेंटेंस आपको अनुवाद करने के लिए दिया गया हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम लोग जैसे पहले करते थे उस प्लेसमेंट ऑफ वर्ड से नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्ता लिख देते हैं, इसके बाद ठीक है, कर्ता लिखने के बाद हम लोग नेबर लिख देते हैं, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा किया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसमें आपको अनुवाद करने के लिए सेंटेंस के बीच में कभी नहीं शब्द दे दिया जाए, तब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम नेगेटिव में भले है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मानकर उसका अनुवाद करेंगे। केवल क्या करेंगे, मुख्य क्रिया को लिखने से पहले नेबर लगा देंगे। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया गया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया गया हो, तब ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स यूज किया जाता है, उसी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड से इसका अनुवाद करेंगे। केवल मुख्य क्रिया को लिखने से पहले नेबर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद नेबर लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिखा है ये अधिकारी घूस कभी नहीं लेता है, यह अधिकारी घूस कभी नहीं लेता है। कौन घूस नहीं लेता है? जवाब हमको मिला यह अधिकारी, तो ये दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या नहीं लेता है? घूस। क्या कभी नहीं लेता है? घूस। लेना क्या हो गया? लेना आपका हो गया मुख्य क्रिया। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको कभी नहीं शब्द दे दिया जाए बीच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं शब्द पाया जाए, तब उसका अनुवाद हम लोग उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव जैसा उसका अनुवाद करेंगे। केवल क्या करेंगे, मुख्य क्रिया को लिखने से पहले नेबर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है अधिकारी, इसकी अंग्रेजी लिख देंगे दिस ऑफिसर। दिस ऑफिसर, अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। ठीक है, तो उन तीनों नियम पे भी जाएंगे जो पहले आप जाते थे कि यदि जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर एस एच सी एच डबल एस एक्स या ओ पाया जाए उसमें हम एस लगा देते थे। दूसरा नियम क्या कहता था, जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से ठीक पहले वाला कोई अक्षर स्वर ना हो, तो उसमें हम क्या लगा देते थे, वाई को हटा देते थे और उसी वाई के स्थान पर आई ई एस लगा देते थे। और तीसरा नियम क्या कहता था? तीसरा नियम ये कहता था कि जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर उपरोक्त दोनों नियमों से न मिलान करे, उसमें हम केवल यस लगा देते हैं बस। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा एक वचन है, तो सॉरी सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, और जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, ठीक है, तो यहाँ पे वो तीनों नियम लगेंगे। लेकिन उससे पहले हम मुख्य क्रिया को लिख लेते हैं। मुख्य क्रिया हमारा क्या है? मुख्य क्रिया हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है घूस लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे? नेबर।
दिस ऑफिसर नेवर इसके बाद लिखेंगे एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, इसी में यस लगा देंगे, एक्सेप्ट, ठीक है, द ब्राइब लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए ब्राइब का मतलब होता है घूस लेना, ठीक है, एक्सेप्ट द ब्राइब का मतलब हो गया घूस लेना, ठीक। यह अधिकारी घूस कभी नहीं लेता है, दिस ऑफिसर नेवर एक्सेप्ट द ब्राइब, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया गया है, उसका भाई उस मैदान में कभी नहीं दौड़ता है, किसका भाई कभी नहीं दौड़ता है उस मैदान में, उसका भाई, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ उस मैदान में, यहाँ का प्लेस हो गया, दौड़ना क्या हो गया, दौड़ना आपका मुख्य क्रिया हो गया, यही नियम लगाएंगे, सब्जेक्ट, नेवर, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसका भाई, लिखेंगे हिज ब्रदर, यहाँ पे लिखेंगे हिज ब्रदर, उसका भाई। इसके बाद मुख्य क्रिया को लिखने से पहले हमने बताया ना कि नेवर लगा देते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा इसका अनुवाद करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक वचन है, इसलिए क्या करेंगे, नेवर को यहाँ लिखेंगे ही। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, रन, ठीक है। रन मीन्स दौड़ना होता है। यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हम एस लगा दे रहे हैं मुख्य क्रिया में, ठीक है। लिखा हिज ब्रदर नेवर रन्स इन दैट फील्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसका भाई उस मैदान में कभी नहीं दौड़ता है, His brother never runs in that field, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, उसका भाई मुझे अपनी किताब कभी नहीं देता है, उसका भाई मुझे अपनी किताब कभी नहीं देता है, ठीक है। तो उसका भाई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। मुझे ये ऑब्जेक्ट हो गया, अपनी किताब ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देना क्या हो गया, क्रिया हो गई। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट पाए जा रहे हैं, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट पाए जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, मुझे, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, अपनी किताब, ठीक है। तो हमने पहले बताया था, जो पहले की कक्षाएं चली थी उसमें हमने बताया था कि यदि दिए गए सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, यदि दिए गए सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा। यदि हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या किया जाएगा, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या किया जाएगा। ये सब चीजें हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम दिए गए सेंटेंस की क्रिया में क्या लगाकर एक प्रश्न करें तब उत्तर के रूप में हमको जो मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उसका भाई मुझे अपनी किताब कभी नहीं देता, उसका भाई मुझे क्या नहीं देता, तो जवाब में हमको क्या मिला, अपनी किताब। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसका भाई अपनी किताब किसे नहीं देता, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी अगर दिए गए सेंटेंस की क्रिया हम किसे या किसको लगाकर एक प्रश्न करें तब उत्तर के रूप में हमको जो मिलता है वह दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि यदि हम दिए गए सेंटेंस में अगर हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना चाहते हैं तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमको टू या फॉर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देते हैं तो उसके बगल में ही बिना कुछ लगाए, यानी हमको ना टू लगाना पड़ेगा ना फॉर लगाना पड़ेगा,
उसी के बगल में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे ले जाकर। तो चलिए नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट उसका भाई मुझे अपनी किताब कभी नहीं देता, ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। इसका नियम हमने क्या बताया था, इसका नियम हमने यही बताया था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द पाया जाए तब ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा किया जाता है। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लेसमेंट्स ऑफ वर्ड्स लगते हैं उसी के अनुसार हम इसका अनुवाद करेंगे। केवल क्या करेंगे, मुख्य क्रिया को लिखने से पहले हम लोग नेबर लगा देंगे, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो हम उसमें वो तीनों नियम भी लगाएंगे। वो तीनों नियम कौन से थे आप जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए उसका भाई ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हिज ब्रदर, ये हो जाएगा हिज ब्रदर उसका भाई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, लेकिन उससे पहले हमको नेबर लिखना है, यहाँ पे नेबर लिख देते हैं। नेबर विद, ठीक है। सबका हमारा एक वचन है इसलिए इसमें कौन सा लगेगा, तीसरा नियम, मुख्य क्रिया में केवल यस लग जाएगा, ठीक है। His brother never gives his book। देखिए अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमको कोई अफा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं his book और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मुझे है उसको इसके अंग्रेजी लिख देंगे, इसके अंग्रेजी क्या हो जाएगा मी, इसके बाद अपनी बुक हिज बुक लिख देंगे, ठीक है। आपको इस तरह करके सही होगा। देखिए अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, यह कलाकार उन तस्वीरों को कभी नहीं गिनता है, यह कलाकार उन तस्वीरों को कभी नहीं गिनता है। देखिए फिर कभी नहीं शब्द पाया गया, और जब कभी नहीं शब्द पाया जाएगा तो हम उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा करेंगे। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो प्लेसमेंट्स ऑफ वर्ड्स लगता है, कर्ता धन मुख्य क्रिया की पहले होता धनकर, ठीक है। किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस एस का आईएस जोड़ने के लिए तीन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो हाँ, इतना करने के बाद किंतु केवल क्या करते हैं, मुख्य क्रिया से पहले लेबल लगा देते हैं, ठीक। तो चलिए ये कलाकार आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उन तस्वीरों को ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, गिनना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, गिनना क्या हो गया, मेन वर्ब। तो चलिए लिखते हैं यह कलाकार की अंग्रेजी, लिखेंगे दिस आर्टिस्ट, दिस आर्टिस्ट लिख दिया हमने, यह कलाकार की अंग्रेजी हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, मुख्य क्रिया से पहले नेबर लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे नेबर। इसके बाद अब हम मुख्य क्रिया लिखेंगे, मुख्य क्रिया हमारा क्या है, गिनना, काउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट लिख दिया। अब देखिए चूंकि कर्ता हमारा एक वचन है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे उन तीनों नियम को चेक कर लेते हैं कि इनमें से लगेगा कौन है। यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा, यस लगा देंगे बस, ठीक है। अब क्या बचा है, उन तस्वीरों को, ठीक है, लिखेंगे दोज पिक्चर, तस्वीरों को है ना, ठीक है। यह कलाकार उन तस्वीरों को कभी नहीं गिनता है, दिस आर्टिस्ट नेवर काउंट्स दोज पिक्चर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन था वो खत्म हो गया, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखा। इसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखा, ठीक है। अब जो हमारी कल